हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 10 सालों के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज पे। उसका सेशन 17 है आज हमारा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। 2015 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की। एडवोकेट बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोटेटेरिएट। और इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ओप्रेस्ड क्लासेज। अब 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। इसमें से हमें देखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, सॉरी, तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी। उस हिसाब से देखें तो बी और सी गलत हो जाता है। और साथ ही बात करें, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो स्थापित नहीं करना चाहती थी, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है वो है डी, कोई नहीं। बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप ये वाले सेकंड स्टेटमेंट से भी सही कर सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित नहीं करना चाहता था। और अगर वो गलत होता है तो उस हिसाब से भी देखें तो ये तीसरा भी गलत है, कोई नहीं आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, ये एक सोशलिस्ट ग्रुप था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट ग्रुप के लोग थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। उनमें से एक थे श्री जेपी नारायण, जिनके द्वारा ये 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की गई थी। और इनके साथ थे आचार्य नरेंद्र देव, साथ ही यूसुफ मेहर अली जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ ही साइमन गोबेक, ये जो नारे दिए थे ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही दिए गए थे। इन लोगों के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये जो पार्टी थी ये मेनली विश्वास करती थी मार्क्सिस्ट आइडियाज पे विश्वास करती थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात करते थे डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म की, विकेंद्रीकृत समाजवाद। और उसी में जैसे जेपी नारायण थे, इनके द्वारा दिया गया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद भारत के कंसेप्ट के साथ। और साथ ही ये बात करते थे लिबरल सोशल डेमोक्रेसी की। गांधीयन में विश्वास करने वाले लोग थे गांधी जी में। इनका जो गोल था वो गोल फाइनली वही था कि इंडिपेंडेंस हो देश की, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इंडिपेंडेंस, इसी गोल के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इनका ये मानना था कि जो कांग्रेस का ब्रॉड बेस है उस बेस को बड़ा करना है। उसमें पीजेंट्स मतलब मजदूर हों, किसान हो, गरीब लोग हों, महिलाएं हों, तो ये सब जो लोग थे इससे इनका बेस बड़ा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इनका मानना था। इसी वजह से इन्होंने शुरू की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इनकी जो डिमांड थी वो डिमांड क्या थी कि जमींदारी, साथ ही कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको खत्म करने की बात करते थे, जो इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, दूसरा भी। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ये गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट। और बजट पर चर्चा दोनों सदनों में होती है, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर है वो है बी, 1 एंड 2। बात करें राज्यसभा की मनी बिल की, तो जो मनी बिल है ये आता है केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में नहीं आता। राज्यसभा के पास केवल एक पावर होती है इस मनी बिल के संदर्भ में, केवल 14 दिनों तक, 14 डेज तक इसको हेल्ड कर सकती है, रख सकती है अपने पास में। इसके अलावा कोई पावर नहीं है। इसके बाद लोकसभा के द्वारा इसको जिस तरह से लोकसभा चाहती है, राज्यसभा अगर कुछ अमेंडमेंट
प्रपोज करती है तो लोकसभा की इच्छा है, लोकसभा इन अमेंडमेंट को माने या नहीं माने, और फाइनली लोकसभा जैसे चाहती है, जिस सूरत में चाहती है, उस बिल को फाइनली पास कर देती है। तो विद और विदाउट रिकमेंडेशन, तो ये लोकसभा का ही अधिकार होता है। ठीक है, और लोकसभा में ही ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, ओनली लोकसभा, तो राज्यसभा की इसमें कोई खास पावर होती नहीं। और सेकंड, बजट को राज्यसभा डिस्कस कर सकती है। एक और बिल होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1। ये बिल भी लोकसभा में ही पेश होता है, ओनली लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा के पास कुछ और पावर होती है, जैसे आर्टिकल 249 में राज्यसभा को पावर दी गई है कि जो स्टेट लिस्ट है, इसके किसी सब्जेक्ट पर राज्यसभा कानून बनाने का अधिकार दे सकती है पार्लियामेंट को। संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उस सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो ये कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। सेकंड है 312, आर्टिकल 312, जिसमें बात की गई है कि राज्यसभा के द्वारा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सकता है। एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए चर्चा की जा सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 67, कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो इनिशिएशन है, उसको राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है, शुरू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। चार की बात की गई है। पहला है न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, बिल्कुल नहीं। दूसरा है केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय की शक्तियां, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो शुरुआत करते हैं अगस्त 1917 से। अगस्त 1917 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर कर दिया गया कि हम ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी, और इसी को लेके मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है। मोंटेग्यू कौन थे, मोंटेग्यू थे उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय। और ये रिफॉर्म के आधार पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। 1919 इसमें बहुत सारी बातें की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। जैसे एक बात थी कि सेंट्रल जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, सेंट्रल कंट्रोल इसको कम कर दिया जो राज्यों पे, प्रोविंसेस पे, और सेपरेट सेपरेट सेंटर एंड स्टेट सब्जेक्ट बना दिए गए हैं अलग अलग। सेंटर सब्जेक्ट पे सेंटर निर्णय लेगा, स्टेट सब्जेक्ट पे, और स्टेट जो सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्टों को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक थे रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो थे जिनको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम था गवर्नर का। गवर्नर किसकी सहायता से, जो मिनिस्टर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स थे, उनकी एडवाइस के द्वारा इस इन पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट पे निर्णय करते थे। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, ये रिजर्व कर दिए गए थे गवर्नर के लिए। गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ इन सब्जेक्ट पर निर्णय लेता था, और इनमें मिनिस्टर्स की कोई भूमिका नहीं थी। तो इस तरह से ये डुअल सिस्टम शुरू किया गया, जिसको डुअल गवर्नेंस बोला गया। डुअल गवर्नेंस, द्वैध शासन। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया 1999 में, पहली बार फर्स्ट टाइम द्विसदन की व्यवस्था शुरू की, बाई कैमरलिज्म, जिसमें जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको दो भागों में बांट दिया। एक बना दी गई काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं आज, और दूसरी बना दी गई लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि लोकसभा कहा जाता है, अपर हाउस लोअर हाउस। और साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई पहली बार, कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे इनके लिए। वोटिंग राइट्स भी दिए गए, वोटिंग राइट्स, लेकिन ये बहुत लिमिटेड थे। और किस बेसिस पे दिए गए थे, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, इस बेसिस पे ये वोटिंग राइट्स दिए गए थे। साथ ही एक और चेंज किया गया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की, उसमें 3 मेंबर्स इंडियन होंगे, ये कह दिया गया। 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इंडियंस होंगे।
लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ के, कमांडर इन चीफ जो होगा वो इंडियन नहीं होगा। साथ ही जो सेंट्रल का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात की गई और अलग से सिख, क्रिश्चियंस, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। साथ ही एक नया ऑफिस बनाया गया इसी एक्ट के अंतर्गत, जिसका नाम रखा गया हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये कहाँ बनाया गया? लंदन में। साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन को शुरू किया जाएगा और इसी के तहत 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो ये सारे काम किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसी में कहा गया था कि 10 सालों के बाद इस एक्ट के कामकाज को देखने के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कमीशन गठित किया जाएगा 10 सालों के बाद। लेकिन 2 साल के मतलब 8 साल के अंदर ही 1927 में कमीशन बना दिया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसका काफी विरोध हुआ। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन निकालता है? ये पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, श्रम ब्यूरो, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग। इसका सही आंसर है वो है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत यही निकालते हैं CPI-IW। सॉरी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की अगर हम बात करें तो ये निकाला जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, और लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। एवरी मंथ, हर महीने ये निकाला जाता है। इसमें रिटेल प्राइसेस होती है एक्चुअली, रिटेल प्राइसेस। और ये कलेक्ट कहाँ से किया जाता है? 317, 317 मार्केट से, प्रदेश में वहां से कलेक्ट किया जाता है। जो 88 इंपॉर्टेंट सेंटर वहां से कलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से जो रिटेल प्राइस कलेक्ट की जाती है उसको हर महीने जारी किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसी के अनुसार CPI एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, CPI रूरल लेबरर के लिए, ये भी जारी किया जाता है किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो के द्वारा। और इन दोनों का बेस ईयर क्या माना गया है? 86, 87। लेकिन CPI-IW की बात करें तो इसका जो बेस ईयर है वो है 2016। और ये लास्ट वर्किंग डे पे हर नेक्स्ट मंथ में रिलीज किया जाता है, मंथली निकाला जाता है। साथ ही बात करें CPI की, तो CPI के बेस ईयर है 2012 और CPI को निकाला जाता है किसके द्वारा? CSO, NSO के द्वारा। जिसका नाम पहले CSO था, उसके बाद नाम कर दिया गया नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, मोस्पी। इसी के द्वारा निकाला जाता है CPI, CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड, तीनों NSO के द्वारा निकाले जाते हैं। 2014 में, 2014 में RBI के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया था CPI को। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, MPC, ये CPI का ही डाटा यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही जो सॉरी, साथ ही जो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, इसके लिए भी CPI का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CPI उस वजह से काफी न्यूज में था। CPI-IW ओबीसी बात है, हर मंथ अगर ये रिलीज किया जा रहा है तो ओबीसी बात है हर मंथ ही कहीं ना कहीं न्यूज में होगा, इस वजह से भी। दूसरा कारण था कि RBI के द्वारा CPI को अडॉप्ट किया था मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था उस टाइम डेली मिनिमम वेज, तो इस वजह से कई सारी कारणों से ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाला न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर है आइस क्यूब, इसके बारे में कुछ कथन विचार करने हैं। इसमें कहा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या है? एक पार्टिकल डिटेक्टर है जो कि कहां पर लोकेटेड है? साउथ पोल पे। और इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए। पहला है ये विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक, न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इन कंपासिंग ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बना शक्तिशाली दूरबीन है, पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि डार्क मैटर को सर्च कर रहा है। दूसरा, ये गहराई में बर्फ में दबा हुआ है, वेरी डीप इन द आइस। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3, तीनों। क्योंकि अगर आइस क्यूब की बात करें हम, आइस क्यूब
तो ये आइस क्यूब क्या है, ये कोलेबोरेशन है, मेनली कोलेब है। किसका? 300 के आसपास तो इसमें फिजिसिस्ट है, लगभग 53 देश इसमें जुड़े हुए हैं, सॉरी 53 इंस्टीट्यूशंस, और लगभग 12 देश इससे जुड़े हुए हैं। और 2010 में ये कंप्लीट हो गया था। ये मेनली एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। हाँ, ये व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है एमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पे। साउथ पोल स्टेशन है एमंडसेट, एमंड एमंडसेन स्कॉट, और ये अंटार्कटिका में। और ये स्टेशन किसका है? यूएसए का। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडर जुरिडिक्शन ऑफ यूएसए। और ये आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसको रिकॉग्नाइज किसने किया? सर्न ने। सर्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है, और डीपली आइस में कवर्ड है, ब्यूरिड है। नवंबर 2013 में इनके द्वारा 28 न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया गया था, इसी वजह से ये न्यूज में था। ये है अंटार्कटिका का मैप, यहाँ पर है एननसन स्कॉट, ये है वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर है ये स्टेशन, और ये आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। न्यूज में था हाई एनर्जी न्यूट्रिनो फ्रॉम एलियन सोर्सेज फाउंड, ये नवंबर 2013 का है। वर्चुअल विजिट टू साउथ पोल आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लीव्स स्टूडेंट आस्किंग फॉर मोर, ये जनवरी 15 का आर्टिकल है। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लोज शब्द प्राय समाचार में किसके मामलों के इसमें संदर्भ में आते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें इसको कई तरीके से कंफ्यूजिंग किया जा सकता था, लेकिन यूपीएससी ने बहुत ही सिंपल तरीके से तीन चीजें पूछी हैं। ये तीन जो टर्म है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लोज, ये किसके कंटेक्स्ट में न्यूज में हमेशा दिखाई देते हैं? तीन चार संगठनों के नाम दे दिए। एक दिया है एफएओ का नाम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है यूएनएफसीसीसी का नाम। तीसरा है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन का नाम। और फोर्थ है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता होगा, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ। बात करें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें पहले, तो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ कब न्यूज में आया? उरुग्वे, उरुग्वे दौर की बातचीत चल रही थी, उरुग्वे राउंड की नेगोशिएशंस चल रही थी, और ये कब तक चल रही थी? 1986 से लेके 1994 तक चली, जिसमें मेनली बात की जाती है कि की फेयर मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम हो, जिसमें ट्रेड करने के लिए एक फेयर इक्विटेबल तरीका हो। इस वजह से इसको न्यूज में उस टाइम रखा गया था। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद फाइनली एक एग्रीमेंट साइन होता है, कहां पर? मराकेश, मराकेश मोरक्को में, मोरक्को में मराकेश है। और यहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है, कब? अप्रैल, अप्रैल 1994 में, इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के बाद। और फाइनली फिर 1 जनवरी 1995 को स्थापना कर दी जाती है, किसकी? डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आज के समय में बात करें तो एक लगभग 164 के आसपास मेंबर्स इसमें सदस्य हैं। और डब्ल्यूटीओ का काम है कि ट्रेड की जो जितनी भी प्रैक्टिसेज हैं उनको फेयर तरीके से करवाया जाए। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये आया था 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। और इसमें काम बात की गई थी फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड, फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेज है उनके बारे में, कि किसी भी देश को एक्स्ट्रा फायदा नहीं होना चाहिए, फेयर तरीके से एग्रीकल्चर ट्रेडिंग होनी चाहिए, और उसी के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। और ये ट्रेड और नॉन ट्रेड कंसर्न्स जो भी है उनको सबको सोल्व करने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था। इसी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक चीज सुनने में आती है, जो है पीस क्लोज। ये पीस क्लोज क्यों रखा गया था? ये पीस क्लोज था मेनली ड्यू रेस्टोरेंट के रूप में, ड्यू रेस्टोरेंट के रूप में। मतलब जो सब्सिडीज दी जाती हैं देशों के द्वारा अपने किसानों को या किसी को भी, उन सब्सिडीज को लेके ये एक पीस क्लोज बनाया गया था, कि पीस क्लोज का मतलब होता है कि उन सब्सिडीज को लेके ग्रीन बॉक्स जो सपोर्ट दिया जा रहा है, ग्रीन बॉक्स सपोर्ट, ग्रीन बॉक्स, इस पे कोई भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी, और ये वायलेशन नहीं माना जाएगा डब्ल्यूटीओ का। क्योंकि ये पीस क्लोज का मतलब है पीस क्लोज लागू कर देना किसी देश के लिए, कि वहां पे वो सब्सिडी दे सकते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं उस वजह से। और ऐसे ही फाइटो फाइटो
फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स की बात करें तो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूज में रहे थे, क्योंकि उस समय ईयू के द्वारा, ये जनवरी 15 का ईयू के द्वारा बैन लगा दिया गया था इंडियन मैंगोज पे, भारतीय आमों पे, क्योंकि उनमें कुछ पाई गई थी फ्रूट फ्लाइज, जो मक्खी होती है फ्रूट फ्लाइज, वो पाई गई थी, जो ये कंसाइनमेंट यहाँ से गया था, इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था, इस वजह से उन पे बैन लगा दिया गया था। फिर 7 महीने के बाद, आफ्टर 7 मंथ, उस बैन को हटाया गया था ईयू के द्वारा, लिफ्ट कर दिया गया था। इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था, फाइटो सैनिटरी फाइटो मेजर्स। और फाइट सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स ये एक्चुअली जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल प्लांट लाइफ उससे रिलेटेड होता है, कि जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, फाइटो सैनिटरी फाइटो मेजर्स उसी के लिए होते हैं। और इंडिया की बात करें तो भारत 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है ईयू को। इसलिए जब मैंगोज पे बैन लगाया गया था तो ये काफी ज्यादा परेशानी भरा था, भारतीय किसानों के लिए भी और भारत के लिए भी, एक्सपोर्ट करने के हिसाब से। इंडिया अपील्स टू डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड ओवर इंपोर्ट ऑफ यूएस फार्म प्रोडक्ट्स, ये जनवरी 15 की न्यूज है, जनवरी 18, ये जनवरी 21 15 की न्यूज है, तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। और यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि केवल ये तीनों जो वर्ड टर्म सुनने में आती है किससे रिलेटेड है, इससे ज्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कुछ कथनों की बात की है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो बताने हैं। पहला है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है, कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन है, जो कि यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को, विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है, पहला। दूसरा है, एनएफसी उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण इंक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3, क्योंकि अगर हम बात करें एनएफसी की, तो एनएफसी क्या है, कॉन्टेक्टलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, और कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही है। दूसरा बात करें तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एनएफसी इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेज विच कैन बी अ डिस्टेंस ऑफ इवन ए मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एनएफसी काम करता है कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन पर नियर फील्ड, क्योंकि ये बात कर रहा है निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो नियर फील्ड इसमें कुछ सेंटीमीटर तक होता है, कि फ्यू सेंटीमीटर तक, कुछ सेंटीमीटर तक ये ऑपरेट करता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कि ये वैसे तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, इसलिए इसको अटैक करना, इसको रिकॉर्ड करना, इसलिए वैसे भी अटैकर्स के लिए गलत हो जाता, खराब मतलब सही नहीं होता, इजी नहीं होता। और एट द सेम टाइम ये इंक्रिप्शन को भी यूज कर सकता है अगर करना चाहे तो इस वजह से इसका आंसर है सी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, काफी ज्यादा न्यूज में था नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कई जगह यूज होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एक्सचेंज बिटवीन टू मोबाइल्स, हेल्थ केयर में, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट कार्ड्स में, टिकटिंग में, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G में, एक्सेस कंट्रोल में, स्मार्ट होम में, पार्किंग एक्सेस मैनेजमेंट में, आईसीआईसी लॉन्चेज एनएफसी इनेबल्ड पेमेंट सर्विस स्टेपन पे, तो बहुत कई कारणों से न्यूज में था एनएफसी। Gimmick or breakthrough, it has been 2 years in NFC, made its place as the next big mobile technology, NFC payments, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गोलन हाइट्स के बारे में, कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदाकदा समाचारों में आता है। गोलन हाइट्स पे भी कुछ भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता था, पर यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन पूछा है, उनके बस उनका ये जानना है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि गोलन हाइट्स एक्चुअली दुनिया के कौन से एरिया में आती है, ना वो देश पूछ रहे हैं ना कुछ और पूछ रहे हैं, नहीं तो गोलन हाइट्स से किस देश की बाउंड्री लगती है ये भी पूछ सकते थे, कंफ्यूजिंग हो जाता कि इजराइल की लगती है या फिर सीरिया की लगती है, किसकी लगती है, जॉर्डन की लगती है, लेकिन उन्होंने पूछा केवल इतना सा। तो अगर बात करें गोलन हाइट्स की, तो इसका सीधा सा आंसर होगा मिडिल ईस्ट, ना कि साउथ ईस्ट एशिया, ना कि सेंट्रल अफ्रीका, ना कि सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट्स न्यूज में था, उसका कई कारण था, क्योंकि गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें तो गोलन हाइट्स पहले ये वाला रीजन है, ये सीरिया का पार्ट है, ये सी ऑफ गैलीली देख रहे हैं, ये इजराइल है, इधर जॉर्डन है, ये सीरिया है, सीरिया का ही पार्ट है, और ये ऊपर लेबनान है, ये आ गया मेडिटेरियन सी, ये वाला जो रीजन है ये गोलन हाइट्स है। अब गोलन हाइट्स इजराइल का पार्ट, अभी सीरिया का पार्ट है, लेकिन इजराइल कैप्चर में कैसे, क्योंकि एक 1967 में, 1967 में एक वॉर हुई थी, 6 डेज वॉर। इस 6 डेज वॉर में इजराइल ने कई जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे जिनके साथ वॉर की थी, उनको हराया और फाइनली गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद दोबारा सीरिया की तरफ से एक बार दोबारा 1973 में कोशिश की गई थी कि इसको कैप्चर किया जाए, लेकिन फाइनली दोबारा हरा दिया गया इजराइल के द्वारा। और 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच में आर्मस्टिस साइन हो गया, कि दोनों
अब हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और इसको पीसफुली रिजोल्व करेंगे। लेकिन 1981 में इसराइल के द्वारा इसका एनेक्सेशन कर लिया गया, गोलन हाइट्स का डिफेक्टो डिफेक्टो एनेक्सेशन। और सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था 2012 से लेके 2018 के बीच में। इस वजह से गोलन हाइट्स काफी फेमस था, क्योंकि इस वाले रीजन में, गोलन हाइट्स में, काफी ज्यादा जो आइसिल एक्टिविस्ट थे, इस्लामिक स्टेट के जो एक्टिविस्ट थे, वो यहाँ पर रह रहे थे, और ये कंटिन्यूसली इसलिए न्यूज में था। इस वजह से गोलन हाइट्स पूछा गया था। रॉकेट्स फ्रॉम सीरिया स्ट्राइक गोलन हाइट्स, सेज इजराइल। क्योंकि सीरिया के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा था गोलन हाइट्स में, क्योंकि वो आइसिल के जो टेररिस्ट थे उन वजह से, और गोलन हाइट्स काफी ज्यादा न्यूज में था। गोलन हाइट्स से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोलन हाइट्स किस किस से बाउंड्री लगती है गोलन हाइट्स की, तो आपको याद रखना है सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। चार देश हैं, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। इन चार देश से गोलन हाइट्स की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज। रुपए की परिवर्तनीयता से जो रूपी कन्वर्टिबिलिटी, उससे आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना। बिल्कुल गलत। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होने देना, अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। बिल्कुल गलत। रुपए को अन्य मुद्राओं में, अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना। भारत में मुद्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करना। इसका सही आंसर है वो है सी। क्योंकि बात करी जा रही है रुपए कन्वर्टिबिलिटी की, कि रुपये को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते अन्य मुद्राओं में किसी भी तरीके से, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। बात करें रूपी कन्वर्टिबिलिटी की, तो रूपी कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि करेंसी को कन्वर्ट किया जा सके गोल्ड में या किसी अदर करेंसी में बाय ग्लोबल एक्सचेंज। यही होता है रूपी कन्वर्टिबिलिटी। पहले ये एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता था? ये डिसाइड की जाती थी पहले आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई कंट्रोल थी, और इसके लिए परमिशन चाहिए होती थी आरबीआई की, अगर आपको कन्वर्टिबिलिटी रूपी करवानी है या कन्वर्ट करनी करेंसी अपनी। लेकिन फाइनली फिर बाद में, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ोगे तो आपको रुपी कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, जब कंप्लीटली वो कन्वर्टेबल होगी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में। लेकिन भारत के संदर्भ में हमारा जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में मिलती है रुपी कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली, फुल्ली कन्वर्टेबल। अब करंट अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें बात की जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भारत में अभी जो कंडीशन है उसमें हमने पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी का प्रोविजन रखा हुआ है। फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट में नहीं मिलती। उसका कारण है क्योंकि कैपिटल अकाउंट जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट, लोन्स, जिसमें आप कह सकते हो एफडीआई, एफआईआई। तो बहुत ज्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन नहीं हो और बहुत ज्यादा उठापटक नहीं हो, इस वजह से आरबीआई भी यही चाहती है कि कैपिटल अकाउंट को अभी पार्शियली कन्वर्टेबल रखा जाए और बाद में धीरे धीरे इसको फुली कन्वर्टेबल की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल मतलब है लोकल जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं हमारी, लोकल फाइनेंशियल एसेट्स, इनको कन्वर्ट किया जा सके फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में, और ये इजी हो जाता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा कैपिटल का हर पर्पज के लिए, एफडीआई के लिए, एफआईआई के लिए, डिविडेंड के लिए। लेकिन अभी भारत उस कंडीशन में नहीं है कि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ, फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी की तरफ चले जाएं। अभी बहुत से देशों में है, लेकिन अभी हमारे लिए ये उतना सही नहीं है। इसलिए अभी करंट अकाउंट में आपको मिलेगी फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी, लेकिन कैपिटल अकाउंट मिलेगी पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी। रघुराम राजन 2013 में जब गवर्नर बन के आए तो इनका मानना था कि रुपी कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली होनी चाहिए दोनों अकाउंट में, और इसी वजह से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रही है जिसमें हम उस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं, और एक टाइम पे आने के बाद शायद दोनों अकाउंट में, कैपिटल करंट अकाउंट में, फुल्ली कन्वर्टेड रुपी कन्वर्टिबिलिटी मिलने लगे। इंडिया कुड अलाउ रुपी कन्वर्टिबिलिटी इन 5-10 ईयर्स, सेज रघुराम राजन। ये इनका मानना था उस टाइम, 2015 का जून का इनका आर्टिकल था। फाइनेंशियल सेज मूव फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इट विल बेनिफिट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सेंटर। उस टाइम काफी ज्यादा न्यूज आई थी कि जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है, इसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली हमको शुरू करनी पड़ेगी ताकि इसको फायदा मिल सके। रुपी इंटरनेशनलाइजेशन नॉट कन्वर्टिबिलिटी द आंसर, आरबीआई का कहना था। जब ये काफी ज्यादा डिबेट चल रही थी, आरबीआई कह रहा था कि रुपी का हम इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, कन्वर्टिबिलिटी अभी के लिए आंसर नहीं है, ये बाद में देखा जा सकता है। अभी हमें रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है। भारत की जो रुपी मुद्रा है उसको पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीयकरण करना है उसको, ताकि उसका यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अभी कन्वर्टिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2015 का आरबीआई का स्टैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें मध्यकालीन भारतीय राज्यों के नाम दिए गए और वर्तमान क्षेत्र से
उनको पेयर को मैच करना है। चंपका, चंपक जो नाम था मध्य भारत का, दुर्गर जम्मू, कुलूत मालाबार। इसका जो सही आंसर है वो है केवल दो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सही बात तो ये है कि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो कि शायद ही कहीं पढ़े होंगे, कहीं से कुछ उठा लिया। तो यूपीएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। तो ये एक आर्ट है जो आपको सीखनी होगी कि इस तरह के क्वेश्चन जिनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई लॉजिक लगा सकते हैं, ये कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर आपको आता है। हाँ, कुलूता का कुल्लू हो सकता है, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। कुलूत लिखा हुआ मालाबार हो सकता है, मालाबार को कुलूत कहते हो, कोई पता नहीं आपको। अगर पता है इसमें से कुछ भी एक या दो नाम, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर है वो है केवल दो। दुर्गुर को बोलते थे जम्मू। साथ ही बात कर लें चंपक की बात करें, तो चंपक का बोला जाता था चंबा को। चंबा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो चंबा रीजन है वहां को उसको बोला जाता था चंपका। दुर्गर की बात करें तो दुर्गर बोला जाता था जम्मू को। और जम्मू में एक लैंग्वेज बोली जाती है डोगरी भी। कुलूता, कुलूता बोला जाता था कुल्लू को। कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही मालवा बोला जाता था सेंट्रल इंडिया को। कामरूप, कामरूप आप लगना सबने सुना होगा, कामरूप बोला जाता था आसाम को। ऐसे ही एक और वर्ड था त्रिगर्ता। त्रिगर्ता बोला जाता था जालंधर, जालंधर को। और ऐसे ही उत्कल, उत्कल बोला जाता था उड़ीसा को। टिपरा, टिपरा बोला जाता था त्रिपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चार नदियों के नाम दिए गए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। इनमें से बोला गया है इनमें से गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? अब गोदावरी की सहायक पेन्नार तो नहीं है। उसके अलावा है बंसधारा, बंसधारा भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है दो और तीन, इंद्रावती और प्राणहिता। गोदावरी की लोकेशन देखें हम, ये गोदावरी है, ये गोदावरी नदी है जो कि यहाँ से निकलती है नासिक से। और नासिक में कहा? महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से, वहां से गोदावरी नदी निकलती है। वेस्टर्न घाट पे ये पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है। थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है इसका, गोदावरी रिवर का। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है। और ये लार्जेस्ट नदी है पेनिनसुला की, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। दक्षिण की गंगा। कौन कौन सी स्टेट से निकलती है? तो ये निकलती है आपके महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश उससे भी जुड़ी हुई है। इसका जो बेसिन है कहाँ का फैला हुआ है। उसके अलावा कर्नाटक, पुदुचेरी, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में गोदावरी का बेसिन एरिया है। बात करें गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट साइड से जो नदियां मिलती हैं वो है धरना। यहाँ पे एक नदी आती है धरना, गोदावरी में जो मिलती है। एक नदी है पूर्णा, एक नदी है पेनगंगा, उसके बाद है बेनगंगा, उसके बाद है वर्धा, इंद्रावती और प्राणहिता। यहीं पर एक नदी ये रही प्राणहिता। इस तरह से ये नदियां हैं गोदावरी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। राइट की बात करें तो राइट से है मंजीरा, भीमा रिवर। और साथ ही बात करें वंशधारा नदी की, तो वंशधारा जो नदी है ये नदी है वंशधारा, जो कि उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। यह है वंशधारा रिवर। और वंशधारा गोदावरी काफी दूर है। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि वंशधारा की सहायक नदी है, बिल्कुल नहीं है। और पेन्नार बहुत नीचे है। तो वंशधारा रिवर यहाँ से निकलती है। वंशधारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और गोदावरी और ये चिल्का लेक के बीच में बहती है। और इसी बंसधारा रिवर पे काफी डिस्प्यूट है। ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा वाला रीजन देखते हैं, बंसधारा बेसिन है ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। बंसधारा में क्या दिक्कत है कि ये डिस्प्यूट है आंध्रा वर्सेस उड़ीसा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के द्वारा एक नेरारी ब्रिज बनाया जा रहा है नागावती रिवर पे।
और उस नागावती रिवर को लिंक किया जाना है बंसधारा रिवर से। इस वजह से 2006 में उड़ीसा के द्वारा एक कंप्लेंट की गई, कहां पर, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत। और ये कंप्लेंट करने के बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया इस चीज को देखने के लिए। ये आप गोदावरी की लोकेशन देख सकते हैं, गोदावरी रिवर, ये दूधना रिवर, पूर्णा रिवर, बड़धा रिवर, पेनगंगा रिवर, वैनगंगा रिवर, इधर इंद्रावती रिवर, यही है प्राण हिता रिवर, और ये गोदावरी की लोकेशन है कंप्लीट। ये बे ऑफ बंगाल पे राजामुंदरी के पास से डेल्टा बनाते हुए निकल जाए। न्यूज में था, वंशधारा ट्रिब्यूनल आस्क आंध्र प्रदेश टू सबमिट एक्शन प्लान, ये दिसंबर 14 की न्यूज है। उसके अलावा ये न्यूज थी जुलाई 15 की, तेलंगाना आंध्र प्रदेश गोदावरी महापुष्करम। और गोदावरी इस वजह से भी न्यूज में थी, गोदावरी पुष्करम के रूप में, कि गोदावरी पुष्करम क्या है। पुष्करम क्या होता है, पुष्करम ये एक फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल क्या होता है, ये इस फेस्टिवल में 12 नदियों को पवित्र माना गया है, 12 सेक्रेड रिवर्स मानी गई हैं, सेक्रेड रिवर्स। इन नदियों के किनारे पे हर 12 साल में एक बार, 12 साल में, 12 ईयर्स में एक नदी के किनारे पे ये फेस्टिवल होता है, जिसमें नदी के पास बाथिंग होती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ऐसे सारी चीजें होती है। और ये 12 नदियों के बाद, 12 12 साल में 12 नदियों का नंबर आने के बाद, 12 × 12 144 साल में, जब ये 12 नदियों पे हो जाता है, 12 12 साल में एक बार होता है, और 144 साल के बाद होता है महापुष्करम, महापुष्करम। और ये महापुष्करम हुआ था 2015 जुलाई में, 2015 जुलाई में हुआ था महापुष्करम, कहां पर, गोदावरी में। और इसीलिए अब जो नेक्स्ट पुष्करम होना है वो होना है 2159, ईयर 2159 में। तो 2015 के बाद 144 अगर आप जोड़े 2159 में होना नेक्स्ट पुष्करम। तो इस वजह से न्यूज में था कि 144 साल में ये इवेंट जो होना था, जो कि 144 साल पहले हुआ था, 2015 में हुआ था, और फाइनली अभी 2159 में होगा, इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। और इसी पुष्करम में स्टेम्पेड हो गया था, कई 40 45 लोगों की डेथ हो गई थी, इस वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सदनों का पूर्ण बहुमत हो नहीं सकता। 3/4 मेजोरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं बात नहीं कही। हाँ, 2/3 मेजोरिटी की बात की गई है, लेकिन इस चीज के लिए नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिंपल मेजोरिटी। ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम बात करें, तो ज्वाइंट सिटिंग आती है आर्टिकल 108 से, जिसमें दोनों सदन में जब किसी भी चीज पर निर्णय में नहीं पहुंच पाते, डेडलॉक आ जाता है किसी बिल को लेके, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाती है और ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी दोनों सदनों की, राज्यसभा लोकसभा की, तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा, कौन इसका चेयरमैन होगा, तो स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर नहीं होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में कौन होगा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। ये भी अगर नहीं होंगे तो इसके बाद कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। ये प्रेफरेंस दी गई है कि इसको प्रिसाइड कौन करेगा। इसमें बात की गई है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको प्रिसाइड करने का अधिकार नहीं होता ज्वाइंट सिटिंग को। दूसरी चीज, जो मनी बिल होते हैं, मनी बिल, आर्टिकल 110 110, और उसके अलावा अमेंडमेंट, संविधान संशोधन विधेयक, आर्टिकल 368, इन दोनों बिलों के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। इनको अलग अलग ही पारित कराना पड़ेगा, इनके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आज तक की बात करें टिल टुडे, तो टिल टुडे आज तक 3 ज्वाइंट सिटिंग हुई है किसी प्रावधानों के लिए। पहला हुआ था, ये डोरी के रिलेटेड एक एक्ट आया था, डोरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में। उसके अलावा एक आया था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, बैंकिंग से रिलेटेड, 1978 में। और फाइनली एक हुई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, जिससे बाद में पोटा बना फाइनली, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2002 में। इनके लिए ज्वाइंट सिटिंग हुई है आज तक। और यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग में जो बिल को पास किया जाता है वो बात किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से।
सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत। मान लीजिए 100 लोग टोटल हैं, उसमें से 50 ही उपस्थित हैं। इन 50 उपस्थित में से प्रेजेंट टाइम वोटिंग का जो बहुमत होगा, मेजोरिटी हो जाएगी, बस। 50 लोग उपस्थित हैं, इनमें से भी वोट करने वाले कितने हैं, और उनमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो बहुमत होगा, जो मेजोरिटी होगी 51% जो भी होगा, उस मेजोरिटी से ही पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर हिट्स एट जॉइंट सेशन रूट फॉर बिल्स, क्योंकि उस समय 3 बिल थे जिनके लिए काफी ज्यादा रक्का चल रहा था, और इस वजह से जॉइंट सेशन की बात की जा रही थी कि सेंटर की तरफ से ये निर्देश आ रहे थे कि शायद जॉइंट सेशन के थ्रू इन बिल्स को सरकार पारित करवाना चाहे। फेब 2015 का जॉइंट सेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो कई धर्मों में ये माला का यूज किया जाता है, कई धर्मों में, चाहे हिंदू धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, जोरस्ट्रियन धर्म हो, इवन इस्लाम में भी कई लोग माला का यूज करते हैं। और इस माला को जनरली, इन माला में 108 मन के होते हैं। जॉइंट माला होती है, ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती, कंप्लीट जॉइंट माला होती है। इसलिए आप जॉइंट सिटिंग को ऐसे भी याद रख सकते हैं 108 से। अगर आपको इस तरह से कुछ विजुलाइज करने पड़ेंगे, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड, कुछ एक्चुअली नंबर्स, जिनकी वजह से आप चीजों को याद रख सकें। तो जॉइंट सिटिंग को आप 108 से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एप में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट, ये तीनों पाए जाएंगे किसी एक जगह में? ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, अगर ये रीजन देखें तो ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, और ये आंध्र प्रदेश का नॉर्थ कोस्ट वाला रीजन है। तो आंध्र प्रदेश के इस रीजन पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं मिलते, थोड़े बहुत एवरग्रीन तो डिसीडुअस फॉरेस्ट मिल सकते हैं, मैंग्रोव भी शायद, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम बंगाल वाला रीजन। ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो दक्षिण पश्चिम बंगाल पे ये तीनों वन एक साथ नहीं मिलेंगे, मैंग्रोव मिल जाएंगे, डिसीडुअस मिल जाएंगे, एवरग्रीन नहीं मिलेंगे। बात करें दक्षिणी सौराष्ट्र की, तो साउदर्न सौराष्ट्र, ये वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, यहाँ पर तो आपको ना एवरग्रीन मिलेंगे, ना कि डिसीडुअस मिलेंगे, तो ये गलत हो जाता है। इसका सही आंसर है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये, अगर मेजर फॉरेस्ट टाइप की बात करें, तो हमने देखा बंगाल वाला रीजन, तो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आंध्र प्रदेश वाले में नहीं मिलेंगे, सौराष्ट्र वाले में नहीं मिलेंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें भी एक चीज देखिए आप, कि मैंग्रोव, एवरग्रीन, डिसिडुअस तीनों फॉरेस्ट मिलते हैं, मैंग्रोव भी मिलते हैं, एवरग्रीन जो कि उनको कि हम सदाबहार वृक्ष बोलते हैं वो भी मिलते हैं, पर्णपाती डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा लिटोरल फॉरेस्ट मिलते हैं, ब्रिकिस वाटर जो फॉरेस्ट है वो भी मिलेंगे। और अंडमान निकोबार में क्या है, जो ये मिडल अंडमान वाला रीजन है, ये देखिए लिटिल अंडमान, मिडल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, जो मिडल अंडमान वाला रीजन है, यहाँ पे आपको मिलते हैं कौन से, मोइस्ट डिसिडुअस, पर्णपाती, मोइस्ट डिसिडुअस। बात करें नॉर्थ अंडमान की, ये नॉर्थ अंडमान वाला रीजन है, यहाँ पे मिलते हैं वेट एवरग्रीन, नम सदाबहार वन। उसके अलावा साउदर्न अंडमान वाला रीजन है, ये साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान वाला रीजन, यहाँ पर ये लोअर अंडमान, यहाँ पे मिलते हैं एपीफाइटिक वेजिटेशन, एपीफाइट। उसी की बात करें, निकोबार की बात करें, तो नॉर्दर्न निकोबार ये वाला रीजन, नॉर्थ निकोबार वाला, यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन साउथ और जो ये सेंट्रल निकोबार है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इसलिए अंडमान में काफी ज्यादा वेराइटी में डाइवर्स वेजिटेशन पाई जाती है, और यहाँ पे मैंग्रोव, एवरग्रीन, डेसिडुअस, लिटोरल, ब्रेकिश वाटर फॉरेस्ट, सब तरह के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। जो फॉरेस्ट कवरेज है अंडमान निकोबार का, वो है 86% के आसपास फॉरेस्ट कवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अब देखिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने का ये फायदा एक ये भी है, कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब ये रिपीट क्वेश्चन है, जो कि पिछली साल 2014 में भी पूछा गया था, और एग्जैक्ट चीज पूछा गया था। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, अवंती, गांधारा, कौशल, मगध। केवल स्टेट ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया, इसका आंसर यहाँ पे 3 4 सी था, यहाँ पर इसका आंसर है डी, C4। बुद्धा के जीवन से कौन कौन से जगह एसोसिएटेड थी? तो बुद्ध के जीवन से मगध एसोसिएटेड था, मगध और कौशल। अब मगध क्यों एसोसिएटेड था? तो मगध इसलिए था कि मगध मगध की राजधानी थी राजगृह, यहाँ पर बिंबिसार से मिले थे बुद्ध। इसके अलावा बात करें कौशल की, तो कौशल को एनेक्स किया था किसने? कपिल वस्तु राज्य ने, कपिल वस्तु ने। और कपिल वस्तु शाक्य क्लान की कैपिटल थी, शाक्य क्लान से आते थे, शाक्य समुद्र उस क्लान से आते थे बुद्ध, इस वजह से।
ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये सारनाथ की लोकेशन होगी, ये राजगृह हो गया, ये बोधगया हो गया, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के उद्देश्य संबद्ध है? Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनसे रिलेटेड कौन इससे संबंध है, ये पूछा गया है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वियना कन्वेंशन पे जो आया था, ये आया था 1989 में, फोर्स में आया था, 1986 में इसको साइन किया गया था, एग्री किया गया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन के लिए, और इसको माना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कि ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रहा है अभी तक के एनवायरनमेंट हिस्ट्री में, पूरे जो पर्यावरणीय इतिहास में। और ये किसके लिए था? ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस डिप्लीट करते हैं उनके लिए, उनको फेज आउट के लेने के लिए। ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या बना था? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो ये गलत हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड था ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल रिलेटेड था जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, जेनेटिक रिसोर्सेज, इनसे जो शेयरिंग होती है, गेन्स होते हैं, उसके बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड था नागोया प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। न्यूज में था इस वजह से पूछा गया। ओजोन लेयर शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी, यूएन, September 14। इंडिया टाइट लिप्ड ऑन द इश्यू ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, टसल ओवर फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज। तो काफी ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से पूछा गया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तीन चीजें थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है थ्री, क्योंकि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत बाबर के आने के बाद नहीं हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन पहले हो गया था। मंगोल जो इन्वेजन के समय गन पाउडर वेपन्स इंडिया में आ चुके थे। ठीक है। और चाइनीज गन पाउडर जो टेक्नोलॉजी थी, ये इंडिया में थी मिड 14th सेंचुरी में। मिड 14th सेंचुरी में ही चाइनीज जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी थी इंडिया में ऑलरेडी थी। बाबर भारत आया था 16th सेंचुरी में। तो ये पहला गलत हो जाता है। और उससे पहले ये मंगोल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी 13th सेंचुरी में। साथ ही बात करें आर्च एंड डोम, जो आर्किटेक्चर की बात की जाती है, मेहराब और गुंबद, तो ये जो आए थे, ये आया था घोरी इन्वेजन के बाद। मोहम्मद घोरी का जो इन्वेजन हुआ था टर्क्स के द्वारा, तुर्क्स के द्वारा ये मेहराब गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। तो ये गलत हो जाता है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर जो था तिमुरिड डायनेस्टी से था, तैमूरी डायनेस्टी से था। तुर्को तुर्क और मंगोल लीनियज थी बाबर की। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना में किसका स्थान लेने के लिए किया है? नीति आयोग को बनाया गया था जनवरी 2015 में, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी न्यू पॉलिसी बॉडी के रूप में। पीएम हेड करेंगे पैनल को, दैट विल गिव स्ट्रेटेजिक एडवाइस। तो इस वजह से न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? अब रियो प्लस कितना इजी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है। यूपीएससी चाहे तो इस रियो+20 कॉन्फ्रेंस को लेके काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी ने केवल इतना पूछा है रियो+20 किससे रिलेटेड है। तो अगर आप आंख कान खोल के थोड़ा सा चीजों को देखें, तो बहुत ही आसानी से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है, ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड है, मतलब मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ। इट इज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की कॉन्फ्रेंस है। फोर्थ है, इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। अब इसका सही आंसर है वो क्या है? कि यूएन कॉन्फ्रेंस है, किस चीज पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसका सही आंसर है ए, रियो+20, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फोटो भी देखी होती तो आंसर सही कर लेते। तो यूपीएससी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता, और यूपीएससी केवल चीजें देखता है कि आप लॉजिकली चीजों को देख पा रहे हो, आंखें खुली हैं कि नहीं, आप कितने ज्यादा अवेयर हो। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर की केवल हेडलाइन से ही आ जाते हैं। वो नहीं चाहते आप पूरी न्यूज़ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बातें पढ़ रहे हो, लेकिन केवल अगर आपने हेडलाइन भी अवेयर होकर देखी है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उन्हीं से सही कर देते हो। तो ये रियो+20 एक्चुअली
रियो समिट हुआ था 1992 में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, अर्थ समिट। और 1992 के बाद रियो प्लस 10 हुआ, रियो प्लस 10, 10 साल के बाद 2002 में एक समिट हुआ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट समिट था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। उसके बाद हुआ रियो प्लस 20, रियो समिट के 20 साल बाद, 2012 में। और ये हुआ था, रियो में हुआ था दोबारा से। यू इसी को कहा जाता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। और 2012 में इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसमें अर्थ समिट में काफी चीजों की बात की जा रही थी। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन होता है। ये दो स्टेटमेंट की बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये 2013 के पेपर में ये स्टेटमेंट पूछा, एक किसी क्वेश्चन में था। ठीक है, और ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के अंदर होती है। आर्टिकल जो 53 है हमारे संविधान का, 53 वन, इसमें कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष नहीं होता है। सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका जो आंसर है वो है डी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं एक्स ऑफिशियो, चेयरमैन होते हैं इसके, सिविल सर्विसेज बोर्ड के। साथ ही ये चेयरमैन होते हैं किसके? कैबिनेट सेक्रेटरीट के। साथ ही चेयरमैन होते हैं आईएएस इंडियन सर्विसेज के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। और जो और जितनी भी ऑल सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज इंडिया की, उनके भी चेयर यही होते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अंडर काम करते हैं? पीएम के अंडर। क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि टेन्योर फिक्स किया जाए ब्यूरोक्रेट का एक रिफॉर्म के रूप में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था सारे स्टेट्स को, सेंटर को, कि वो सेटअप करें सिविल सर्विसेज बोर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग इंक्वायरी फलाना ढिमकाना। ये न्यूज थी अक्टूबर 13 की। उसके बाद कंटिन्यूसली ये सिविल सर्विसेज बोर्ड न्यूज में था, मई 15 तक भी, क्योंकि गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड को लेके कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सर्विस बोर्ड बनाए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक जगह गवर्नमेंट सीक डिटेल्स फ्रॉम सिविल सर्विस बोर्ड और आर्बिट्ररी ट्रांसफर हो रहे थे बाबूज के फ्रॉम स्टेट्स में। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 है गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? पहला है द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा है रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, कि पृथ्वी का क्षेत्र जिसमें शेल गैस है। सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। और फोर्थ है सर्च फॉर मेटेराइट्स कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, कि मूल्यवान धातुओं से युक्त जो उल्का पिंड है उनकी खोज करना। इसका जो सही आंसर है वो है सी। जो गोल्डीलॉक्स जोन की बात की जाती है, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए पूछा गया था एस्ट्रोनॉमर स्पॉट मोस्ट अर्थ लाइक प्लेनेट येट एट प्लेनेट फाउंड इन गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? ये एक हैबिटेबल जोन होता है, हैबिटेबल जोन, जिसमें रेंज देखी जाती है उस हिसाब से कि जैसे बात करें, ये गोल्डीलॉक्स जोन है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है एक्चुअली हम देखें तो, जब अर्थ लाइक प्लेनेट पे देखा जाता है कि अर्थ के जैसी कंडीशंस कहाँ-कहाँ हैं, किन-किन प्लेनेट पे जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। अब उसमें मेन चीज़ देखी जाती है वाटर को लेके, कि वाटर कहीं पे फ्रीजेज है या कहीं पे बॉयल हो चुका है। अगर वो सन के पास है, स्टार बिफोर वाटर ऑन इट्स सरफेस बॉइल्स अवे और फ्रीजेज। तो गोल्डीलॉक्स जोन जो देखा जाता है वो होता है एक हैबिटेबल जोन, जिसकी रेंज ऑफ डिस्टेंस देखी जाती है, राइट टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे, ताकि वाटर लिक्विड में है। ना तो वो सन के इतना पास हो के वाटर बॉयल अवे हो जाए, ना इतना दूर हो के वाटर फ्रीज हो जाए। तो इस बीच में कहीं हो। तो जिस हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लेनेट सर्वाइव कर सकते हैं, उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। और इसी गोल्डीलॉक्स जोन में कई सारे नए प्लेनेट्स फाउंड होते हैं। तो इस वजह से न्यूज में रहता है, जैसे ये जनवरी 15 की न्यूज है, उसके अलावा ये अप्रैल 14 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बीओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। क्योंकि बीओ चिदम्बरम पिल्ले की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।
और स्वदेशी जो स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी इन्होंने, एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, एसएसएनसी, ठीक है। और ये बनाई कब थी इन्होंने? 1906 में। और ये किसके खिलाफ बनाई थी? ब्रिटिशर्स की एक कंपनी चलती थी स्टीम नेविगेशन कंपनी, उसके खिलाफ इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी, बीओ चिदम्बरम पिल्ले ने। और इन्हीं के नाम पे जो तूतीकोरिन पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है, उसका नाम बीओ चिदम्बरम पिल्ले पोर्ट रखा गया है। के कामराज की बात करें तो के कामराज ये पॉलिटिशियन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से आती हैं। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक कॉमनवेल्थ था, एक का नाम न्यू इंडिया था। सी राजगोपालाचारी थे, ये है सी राजगोपालाचारी। और ये 1930 का जो तंजौर पे इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा की थी, उसी के से संबंधित इमेजेस है। तो ये सी राजगोपालाचारी जी थे, ये पहले और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे भारत के। और इन्होंने साल्ट डिसोबीडियंस मार्च निकाला था अप्रैल 1930 में। और ये निकाला था तिरुचिरापल्ली। ये आप देखें तिरुचिरापल्ली, ये वाला रीजन है वेदारण्यम, और ये है तिरुचिरापल्ली। तो ये तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, ये लगभग 240 किलोमीटर का ये मार्च निकाला गया था इनके द्वारा, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, तंजौर कोस्ट पे, तंजौर कोस्ट, नमक कानून को तोड़ने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पे शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की? इसका जो सही आंसर है वो है हरिहर प्रथम। क्योंकि हरिहर प्रथम जो थे, इनके द्वारा 14 सेंचुरी में एक एम्पायर स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। और ये विजयनगर एम्पायर में ही इन्होंने हम्पी शहर को स्थापित किया। और हम्पी नाम था पंपा देवी, जो वहां की मुख्य देवी थी, पंपा देवी, उनके नाम पे इसका नाम हम्पी पड़ा था। और ये जो माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, वो पंपा देवी के लिए बात की जा रही है। तो हरिहर प्रथम ने, और ये कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी थी? ये सहायक नदी थी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा वैली जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, वहां पर इन्होंने हम्पी की स्थापना की थी। साथ ही बात करें बल्लाल सेकंड की, तो वीर बल्लाल सेकंड, ये कौन थे? ये होयसल किंगडम के थे, ये होयसल रूलर थे मदुरई के। अमोघ वर्ष की बात करें, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से आते थे। और इनका जो टाइम फ्रेम है वो है 9th सेंचुरी एडी के आसपास। जैन सेक्ट जो दिगंबर जैन समुदाय था उसके ये संरक्षक थे। और बात करें प्रताप रुद्र की, प्रताप रुद्र सेकंड, तो ये प्रताप रुद्र सेकंड थे, प्रताप रुद्र सेकंड, इनको रुद्रदेव भी कहा जाता था। और ये काकातीय डायनेस्टी के थे, काकातीय डायनेस्टी से जाते थे। ईस्ट डेक्कन में जो इनकी कैपिटल थी इनकी वारंगल। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये वाला रीजन है, ये यहाँ पे है हम्पी। और ये कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा रिवर, यहीं पे है हम्पी, विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें सही आंसर है वो है केवल दो, 48 का। क्योंकि आप देखिए, ये आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू वी बनर्जी। और फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट थी,
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, और ये बनी थी 1925 में कानपुर सेशन में। साथ ही बात करें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बने थे 1887 में मद्रास में, जो थर्ड सेशन हुआ था कांग्रेस का। और फर्स्ट फॉरेनर पर्सन जो प्रेसिडेंट था वो थे जॉर्ज यूल, जो कि बने थे, जो फोर्थ सेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। तो इतना चार पांच आपको याद होने चाहिए जो कि यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। इसका सही आंसर हमने देखा, वो था केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके बारे में कहा गया कि इसके बारे में कौन से कथन सही है? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। मतलब ये इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे यूएनपी यूआईसीडी एशिया विकास बैंक विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया गया है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है वो है केवल एक। बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड की, जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी 2010 में, और ये अंतर्गत आता है यूएनएफसीसीसी के, जिसका काम है असिस्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को। जितने भी विकासशील देश हैं उनको असिस्ट करने का काम है, ताकि जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन हो, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, शमन हो किसका? जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने का, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। और ये कहाँ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है साउथ कोरिया में, इंचियोन में। इंचियोन 24 मेंबर का इसका बोर्ड होता है, 24 सदस्य का। बात करें तो जो कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था 2009 में, 2009 में कॉप 15 यूएनएफसीसीसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन हुआ था, और यहीं पे मेंशन किया गया था पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। फिर फाइनली 2010 में जो कॉप 16 होता है, ये कॉप 16 कहाँ होता है? कानकून। कानकून कहाँ है? मैक्सिको में। तो ये कानकून समिट होता है कॉप 16 2010 में, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और फिर फाइनली 2011 में जो कॉप 17 होता है, कॉप 17 2011 में, जो कि होता है कहाँ पर? डरबन में, डरबन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड के जो गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट है, गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट, इनको अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही न्यूज में रहा था, ग्रीन क्लाइमेट फंड टू बिकम ऑपरेशनल सून, जून 15, ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफर्स एमपीटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड टू कंसीडर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, दिसंबर 14, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार निम्नलिखित में किस एक को दिया गया था? करंट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसरो को ये दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो विंस इंदिरा गांधी प्राइज, नवंबर ने 14। तो इंदिरा गांधी जो प्राइज दिया जाता था, इंदिरा गांधी प्राइज, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, टू इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। इसमें दिए जाते हैं ढाई, अभी के समय 2.5 मिलियन रुपी और एक ताम्रपत्र। साथ ही बात करें कब से शुरू हुआ था? 1986 से इसको शुरू किया गया था, 1986 से इंदिरा गांधी की याद में। और 2021 की बात करें तो 2021 में ये पुरस्कार दिया गया प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। और ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने की बात करती है, इसको ये पुरस्कार दिया गया था 2021 में, लेटेस्ट। इस तरह से आज की हमारी चर्चा समाप्त होती है। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पीवाईक्यूज को डेली देखते रहिए, और थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यूज को लेके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं यूपीएससी के, और अपने पढ़ने में भी उस चीज को उतारिए कि यूपीएससी किस जगह से, हाँ, इस चीज से कंटेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, या कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई क्रैक नहीं होता यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।